नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल। भूषण साइंस प्लस की यूट्यूब चैनल के आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्दिक स्वागत है। मैं आयुष जैन फिर से लेके आ गए हूं आपके लिए एक और नया सेशन, एक और नई सीरीज, जिस पे हम लोग इस बार क्या फोकस करेंगे, केजीएमयू पे, माने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो किसमें है, हमारी उत्तर प्रदेश में। तो अब हम यहाँ के हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड को इजिली फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां पर, ऐसा आप लोग देख चुके हैं, हम लोग इसके ऊपर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग बोलेंगे कि भाई हमको यहां पर नर्सिंग एप्टीट्यूड के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो बिल्कुल आप लोग यहां पर इजीली पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में भरत सर, रेणुका मैम और वानी मैम, जो कि क्या लेंगे, इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेशंस को बहुत ही शानदार तरीके से लेंगे। और अगर आपको यहाँ पे दिक्कत परेशानी फेस करनी पड़ती है, तो मैं आपके पास यहाँ पे, हमारे पास में हिंदी माध्यम भी, जिसमें आपको यहाँ पे रोहित सर, अभिनव सर और शिवानी मैम आपके भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान को हिंदी माध्यम में लेंगे, और मैं आयुष जैन यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड को यहाँ पे दोनों भाषा में लूंगा, जो कि है हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ये सारे चीजें कहां पे मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको भूषण साइंस प्लस के ऐप में और भूषण साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल में। क्यों? क्योंकि भूषण साइंस इज नॉट जस्ट अ क्लास, इट इज मोर देन अ क्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब मान लीजिए आपको यहां पे कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी यहां पे फेस करनी पड़ रही है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भाई यहां पे हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर में कभी भी कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको यहां पे ये नंबर जो दिख रहा होगा, ये नंबर है आपका 10 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, ऐसा पूरा आपको यहाँ पे इजीली ओपन मिलेगा। तो आप अपने आप पे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी जो भी रहे, उसको इजीली यहाँ पे कभी भी पूछ के इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है नंबर स्टूडेंट हेल्पलाइन का, किसका? भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल और ऐप का। अब आप लोग बोलेंगे भाई हमको पूरे कोर्सेस चाहिए है, कहां पे मिलेंगे ये सारे चीजें? तो ये दोस्तों आपको मिलेगा भूषण साइंस प्लस के ऐप में। तो आपको कहां से मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको फटाफट जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में, वहां पे आपको टाइप करना है भूषण साइंस प्लस, वहां पे ऐप मिलेगा। ऐप को आपको फटाफट डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आपको वहां पे लॉग इन करके इजिली उसको आपको सारे चीजें मिल जाएंगी, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे नोट्स, पीडीएफ, रिकॉर्डेड सेशंस, आपको लाइव सेशंस, डाउट क्लासेस, जो भी रही सारे आपको चीजें इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहां पे मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। तो अब जैसे कि दोस्तों हम आपके लिए एक और चीज लेके आ गए, ये है हमारे यहां पर एक क्रैश कोर्स, जो कि क्या 2 महीने में आपको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मैक्सिमम चीजों को कवरेज करते हुए आपको यहां पे पढ़ाएंगे। ठीक है, क्यों? जिसमें हम लोग इस चीज को फोकस करेंगे जो कि यूजुअली हमेशा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा तरीके से पूछी जाती है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग उतनी सी चीजों पे पढ़ेंगे जिसपे ज्यादा फोकस रहेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे हम उतना जरूरी जितना। और ये कोर्स आपको कितने रुपए में मिलेगा? ये आपको मिलेगा हार्डली आपको ये मिलेगा 555 रुपए में, जिसमें आपको मिलेगा सब चीजों का ऑलमोस्ट पूरा एक्सेस, और यहां पे आपको मिलेंगे नोट्स, पीडीएफ, जो कि बहुत ज्यादा इलैबोरेटेड वेज में बनाए गए हैं, और जिसको आपको पढ़ के पूर्ण तरीके से मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे ये आपको सारी चीजें मिलेंगी। और हम यहां पे कौन से स्टेट्स फोकस कर रहे हैं? तो हम लोग यहां पर स्टेट्स फोकस कर रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, और साथ साथ में हमारा एक और कॉमन चीज है, वो है क्या? वो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एम्स। ठीक है, तो एम्स का भी हमने यहां पर पूरा, यहां पे इजीली हमने पूरी सेशन सीरीज बनाई हुई है, आप कभी भी जाके उसको यूट्यूब में देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रॉपरली फोकस किया है। क्यों? क्योंकि एम्स के क्वेश्चन जो होते हैं सबसे टफ माना जाता है, और सबसे इसको क्रैक करना भी आसान नहीं होता है। तो आपको यहां पे हर एक वीडियो मिलेगा जिसपे आपको पूरा इलैबोरेटेड वे में सारे पीवाईक्यू, माने क्या, पुराने सालों के क्वेश्चंस जो है आपको यहां पे देखने मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में, किसके? केजीएमयू के, माने क्या, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जो हमारे होता है ना प्रॉपरली यूनिवर्सिटीज, उसके यहां पे हम लोग क्वेश्चंस को आपसे फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है? द बेस्ट मेथड टू ड्राई हैंड्स
आफ्टर हैंड वॉश इज। मानेंगे क्या, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि क्या पूछ रहा है। उसके मुताबिक कि हाथों को सुखाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है हाथ धोने के बाद में। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन कौन सा बोल रहा है। पहला बोल रहा है बाय ड्राई एयर, बाय हैंड हेयर ड्रायर, बाय द कॉमन मेथड कॉमन टॉवल, या फिर चौथा बोल रहा है यहाँ पे नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे वन लिखा है, यहाँ पे नन ऑफ द अबव आएगा वो। तो अब यहाँ पे चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे क्या बोल रहा है बाय ड्राई एयर, माने क्या, माने कि सूखी हवा के साथ में। दूसरा क्या बोल रहा है बाय हेयर ड्रायर, माने कि हेयर ड्रायर जिससे हम लोग बाल सुखाते हैं ना उससे। ठीक है, तीसरा बोल रहा है हमारे यहाँ पे एक कॉमन टॉवल, माने कि जिसको मैं भी यूज कर रहा हूं, जिसको बाकी सारे लोग भी यूज कर रहे हैं, और कोई तीसरा पर्सन भी यहाँ पे उसको यूज कर रहा है, और चौथा बोल रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई अब हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को फिर से फॉलो करेंगे। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड माने क्या, हम लोग सारे उन सब ऑप्शंस को यहां से इजीली निकालते जाएंगे जो कि इजीली गलत है। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला बोल रहा है बाय हेयर ड्रायर। ठीक है, हेयर ड्रायर यहाँ पे हम लोग को इसलिए कैंसिल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हेयर ड्रायर पे भले गर्म हवा तो आती है, लेकिन आप हर जगह हेयर ड्रायर लेके घूमोगे क्या। या फिर मान लो आपको कहीं बाहर गए हो, आप खाना खाने कुछ गए हो, अब उनसे आप बोलोगे कि भाई हमको हेयर ड्रायर लग के दो, वहां पे हमको हाथ सुखाना है, तो ये चीज होती है क्या, नहीं होती है ना। तो यहाँ पे हेयर ड्रायर हुआ कैंसल। ठीक है, दूसरा क्या हुआ हमारा यहाँ पे बाय कॉमन टॉवल। कॉमन टॉवल जो है वो उसमें से इजीली हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसमें से मैं भी हाथ धो रहा हूं, उसमें दूसरे हाथ भी धो रहे हैं, सबके यहाँ पे जर्म्स जो है उसमें लगते ही जाएंगे धुलने के बाद में, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास में बाय ड्राई एयर। ठीक है, अब ड्राई एयर ही इसका करेक्ट आंसर क्यों है, क्यों, क्योंकि ड्राई एयर में यहां पर क्या होता है, गर्म हवा होती है, जिसके साथ में आपने, जैसे आप इसको समझिए, जैसे आप मॉल में जाते हैं, मॉल में जाने के टाइम पे जब कभी भी आप वहां के वॉशरूम यूज करते हैं तो उसमें वहां पे देखते हो ना, बाहर में एक छोटा सा सेटअप लगा रहता है करके, ऐसा उस एक छोटी सी मशीन रहती है जिसके नीचे आप ऐसे हाथ डालोगे तो हाथ डालने में बहुत ज्यादा गर्म हवा आती है। तो गर्म हवा क्या करती है, आपके हाथों को फटाक से सुखा देती है, और उससे क्या होता है, वो जो गर्म हवा रहती है ना, उससे क्या, तब के सारे माइक्रोब्स जो आपके गीले हाथों में हैं वो भी वहां पे इजीली साफ हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, इस कारण से वो जो माइक्रोब्स रहते हैं उस गर्म टेम्परेचर को नहीं झेल पाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बाय ड्राई एयर हुआ इसका करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है यहां पे ड्राइंग अवर हैंड्स बाय हॉट एंड ड्राई एयर मेक्स अवर हैंड्स, ठीक है, फ्री फ्रॉम जर्म ग्रोथ। अभी यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा है, ड्राइंग अवर हैंड्स बाय हॉट एंड ड्राई एयर मेक्स अवर हैंड फ्री फ्रॉम जर्म ग्रोथ। माने क्या, अब अगर उसमें जब यहां पे गीले हाथ में गर्म हवा लग गई है तो यहां पे जर्म ग्रोथ जो है वो नहीं होएगी। ठीक है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ हॉट टेम्परेचर ट्रीटमेंट। हॉट टेम्परेचर ट्रीटमेंट माने क्या, जो गर्म हवा हमको मिली तो हवा का दबाव भी आया प्लस साथ साथ में गर्मी भी आई, तो हवा का दबाव और गर्मी एक साथ आके जो यहां पे जर्म्स हैं उसको हमें प्रॉपरली एलिमिनेट कर दे रहा है, और यहां पे आपको किसी कपड़े की जरूरत भी नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन और इसका रीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्लेस वेयर आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इज। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आरबीसी यानी क्या, रेड ब्लड सेल। हमारे जो हमारे रक्त की कोशिकाएं रहती है ना, तो उसके जो हमारे रेड ब्लड सेल, जो लाल रंग की रक्त कोशिकाएं रहती है, उसको वो कहां पर बनती है। ठीक है, चार ऑप्शन क्या दिया हमारे पास में, लिवर, ब्लड, टेस्टिस, और चौथा क्या है हमारे पास में, रेड बोन मैरो। तो फिर से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। तो अब देखिए भाई, लिवर है, लिवर में तो आरबीसी बन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या बनता है, बाइल जूस, तो ये हो गया गलत। दूसरा हमारे पास में क्या बोल रहा है, ब्लड। अब ब्लड से आप लोग यहां पे बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होंगे, क्यों, क्योंकि आरबीसी तो हमको ब्लड में मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन वहां पर वो चीजें उसमें मिलती है, पैदा नहीं होती है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे वो चीजें मिलेंगी, पैदा नहीं होंगी, वहां पे वो चीजें यहां से वहां ट्रैवल कर सकती है, बट वहां पे वो मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे ब्लड इसका कैंसिल हो गया। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होता है इनको, ये लोग सब लोग यहाँ पे ब्लड लगा के आते हैं, लेकिन नहीं, ये चीज नहीं होती है। तीसरा, टेस्टिस माने कि अंडकोश। अब अंडकोश में आरबीसी बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वहां बनते हैं हमारे शंकराणु, ठीक है, स्पर्म्स वहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो बच्चा हमारे पास में क्या? रेड बोन मैरो, ठीक है, तो यहां पर रेड बोन मैरो जो हुआ यह उसका करेक्ट आंसर। अब क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, ये जो हमने आंसर देखा था ये तो बने रेड बोन मैरो, अब बोल रहे हैं यहां पे स्टेम सेल्स, ठीक है, इन द रेड बोन मैरो। अब आपको बोन मैरो सबसे पहले समझना पड़ेगा, बोन मैरो होता क्या है। बोन मैरो ना एक यहाँ पे एक ऐसा पार्ट होता है हमारे यहाँ पे हड्डी के पास में पाया जाता है, जहां पर से हमारे सेल्स का निर्माण जो है वो शुरू होता है। किसका? आरबीसी का, ठीक है, वहां पे उसका निर्माण जो है वो शुरू होएगा, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे स्टेम सेल्स में होता है, जो कि क्या करेगा, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा उसको मतलब जो सेल्स की प्रोडक्शन को काम करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। बोल रहे स्टेम सेल्स इन द रेड बोन मैरो आर कॉल्ड, ठीक है, हीमोसाइटोब्लास्ट। माने क्या? अब इस वर्ड को ध्यान समझिएगा, क्या बोल रहा है ये? हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमो माने क्या? रिलेटेड टू ब्लड, साइटो माने क्या? रिलेटेड टू सेल्स, और ब्लास्ट माने प्रोडक्शन, ठीक है। तो बोल रहा है यहां पे हीमोसाइटोब्लास्ट। अब आगे देखिएगा, यहां पे बोल रहा है कि स्टेम सेल्स इन द रेड बोन मैरो आर कॉल्ड हीमोसाइटोब्लास्ट, मतलब कि इसका ये नाम हो गया, जो स्टेम सेल्स है इसका क्या नाम हो गया? हीमोसाइटोब्लास्ट। अब बोल रहा है दे गिव राइज टू ऑल ऑफ दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड। अब इस लाइन को समझिए, क्या बोल रहा है कि बोल रहा है यहां पे क्या करता है, यहां पे जन्म देता है, गिव राइज, ठीक है, टू ऑल द कंपोनेंट, ऑल द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड, जो कि ब्लड में पहले से मौजूद रहते, जो कि ब्लड में यहां पे फॉर्म होते हैं, ठीक है, ब्लड की प्रेजेंस में। तो यहां पे उनको जो है जन्म देने का काम करेगा कौन? हीमोसाइटोब्लास्ट। बोल रहा है इफ अ स्टेम सेल commits to becoming a cell called as proerythroblast, ठीक है, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट माने क्या कि कोई भी स्टेम सेल जब यहां पे प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बोलेगा, एरिथ्रो माने क्या? आरबीसी, इसको बोलते हैं ना एरिथ्रोसाइट्स, माने क्या? आरबीसी, ठीक है। तो यहां पे बोलता है कि कमिट करेगा कि ये चीज जो है यहां पे ये उसको बनाएगी, हेल्प करेगी मॉडिफाई करने में, ठीक है। इट विल डेवलप इनटू अ न्यू रेड ब्लड सेल, ठीक है। अगर इसने उसको यहां पे कमिट कर दिया, भाई एक विश्वास दिला दिया कि मैं जो हूं यहां पे इसको यहां पे मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, यहां पे राइस दे रहा हूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको यहां पे आरबीसी को है यहां पे बना दूंगा, ठीक है। तो इसी ये जो प्रक्रिया होती है, ये किसके अंदर प्रक्रिया होती है? हमारी होती है रेड बोन मैरो, ठीक है। ये जो हमारी प्रक्रिया है ये हमको मिलती है कहां से? रेड बोन मैरो से हमको प्राप्त होती है, ठीक है। इस पे हम लोग यहां पे इसके साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बोल रहे हैं यहां पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? बोल रहा है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इंक्लूड, माने क्या? ऐसे कौन से प्रिकॉशंस है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है, माने क्या? जिसको पूरा वर्ल्ड वाइड इसको यहां पे माना गया है कि इससे हमको यहां पे हाइजीनिटी, जो हमारा साफ स्वच्छता वाला पार्ट है वो यहां पे मेंटेन होएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहां पे? ग्लविंग, माने क्या? ग्लव्स को पहनना, ठीक है, दस्ताने पहनना, ग्लविंग। दूसरा हमारे पार्ट क्या है? गाउनिंग। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? गाउन, माने कि गाउन पहनना, जिससे कि आपको क्या होगा, यहाँ पे आपके शरीर में जो जर्म्स नहीं लगेंगे। ग्लव्स पहनने से तो आपके हाथ पे नहीं लगेंगे, कलाइयों में नहीं लगेंगे, ठीक है, लेकिन गाउन पहनने से क्या होगा? गाउन आपको यहां तक कवर कर देगा और यहां तक ग्लव हो जाएगा, तो आपको यहां पे भी आपका चीजें, आपके जो माइक्रोब्स है वो नहीं आएंगे। तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हैंड वॉशिंग,
भाई अगर मान लीजिए हमारे हाथों में कुछ ऐसे जो आगे जर्म्स अगर आ गए हैं तो उसको यहाँ पे साफ करना, मतलब कि हैंड वॉश करना। और चौथा बोल रहे हैं यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। तो अब आप यहाँ पे बहुत लोगों के चेहरों पे मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि ये लोग यहाँ पे जानते हैं ग्लव्स लगने से भी यहाँ पे हमको माइक्रोब से छुटकारा मिल जाएगा, गाउन पहनने से मिल जाएगा, हाथ धोने से मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होएगा? करेक्ट ऑप्शन होएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मानने की सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो प्रॉपरली करेक्ट हैं, जिससे हमको यहां पर ग्लव्स लगाने से छुटकारा जो है वो, मतलब सॉरी, इन चीजों को फॉलो करने से हमको यहाँ पे प्रॉपरली सैनिटेशन हम मेंटेन कर सकते हैं, हाइजीनिटी को मेंटेन कर सकते हैं, हमारे पास माइक्रोब जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ में आगे बढ़ेंगे। यहां पे बोल रहा है ऑल द अबव 3 ऑप्शन कंप्लीटली फिट्स इन दिस कैटेगरी, फिट्स इन दिस सिचुएशन। माने कि ग्लव पहनना भी, गाउन पहनना भी और हाथ के धोके भी रखने से हमको यहां पर जर्म ग्रोथ जो है वो नहीं होएगी। ठीक है, तो यहां पे प्रिकॉशन हमको ये तीनों प्रिकॉशंस लेने हैं, कहीं पर भी, चाहे कोरोना होए। कोरोना के टाइम पे भी हम लोग हमारे हाथ लगाते थे, जिसमें कि आपको कुछ भी नहीं हुए, सब कुछ दूर दूर रहते थे, अपने हाथ वगैरह सब बकायदा सैनिटाइज करते थे और साथ साथ में हैंड वॉश करते थे। तो ये सब चीजों से हमको इसमें राहत मिली थी ना, तो यहां पर वही चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गलती करते हैं इसमें। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे द रिस्पॉन्सिबल causative organism for HIV is। ठीक है, माने कि क्या, HIV को यहां पे एड्स जो हमको होता है उसके लिए यहां पे हमको कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या बोल रहा है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। दूसरा क्या ऑप्शन बोल रहे हैं यहाँ पे, सार्कोपिटिस स्केबीज। तीसरा क्या बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे, नेसीरिया गोनोरिया से। और चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमको, बोल रहे हैं थ्यूपेरिया निमोनिया पेनिसिलिडम। तो हमारे पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे लोग इसलिए गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि HIV में यहाँ पे तो सिर्फ 3 अक्षर है, चौथा अक्षर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हमको इसको देखने की क्या जरूरत है कि हम सब जानते हैं इसका आंसर क्या है, ए है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज किस लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 अक्षर लिखे, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, लेकिन यहां पे तो हमको सिर्फ 3 ऑप्शन बोला है, HIV। तो डेफिशिएंसी कहां से है? तो लोगों को लगता है यहां पे डेफिशिएंसी वाला पार्ट नहीं है, इसलिए वो लोग कोई सा दूसरा ऑप्शन लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर यही आएगा कि यहां पे ह्यूमन जो है वो अलग शब्द है और इम्यून डेफिशिएंसी जो है वो अलग शब्द है। ठीक है, ये दोनों कंबाइंड है, एक साथ जुड़े हुए हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है वो कंबाइंड शब्द है और वायरस जो है वो तीसरा शब्द है। ठीक है, तो यह हो गया आपका पहला शब्द, ये दूसरा, ये भी दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका पहला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए के साथ स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां पे बोल रहा है दिस वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एड्स एंड इट इज डन बाय अटैकिंग द WBC ऑफ द बॉडी। माने क्या, यही वायरस है जो कि क्या करता है, जो कि एड्स कॉज कराता है, माने कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, आपके शरीर में आपकी जो इम्यून पावर है, माने क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये जो है ये बहुत ज्यादा कम होती है और बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये किस कारण होता है? ये होता है HIV वायरस के साथ में। ठीक है, तो यहां पर इम्यूनो डेफिशिएंसी जो पार्ट वाला है वो खत्म हो जाता है आपको, मतलब बहुत ज्यादा उसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, और ये एड्स कैसे फैलता है? ये फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से। किसके साथ में? मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में। अगर आपने यहां पे किसी के साथ में यौन संबंध बनाया है तो यहां पर जो अनप्रोटेक्टेड, माने कि आपने बिना कॉन्डम्स का यूज किए या फिर बिना कोई भी मेथड को, मतलब कि आपके कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड को आपने रोकते हुए
अगर यहाँ पे अपने यौन संबंध बनाया है तो कुछ चांसेस है कि बहुत ज्यादा आपको एड्स फैल सकता है। साथ साथ में अगर ये मान लीजिए आपने किसी एक की पर्सन जो नीडल है वो यूज की हुई है और वही नीडल आपने किसी दूसरे को लगा दी है तो भी उसको चांसेस है कि वो चीजें फैल सकती है। तीसरा ये भी हो सकता है कि भाई जैसे अगर किसी माँ है, माँ से उसके बच्चे को भी आ सकता है, चाहे वो उसके गर्भ में रहे चाहे उसको दूध पिलाते रहे, तो भी इससे यहाँ पे एड्स इजिली फैल सकता है। मतलब कि अगर किसी के भी शरीर के दो बॉडी फ्लूइड्स आपस में कांटेक्ट हो गए, मतलब समझ लीजिए 100% उसको यहाँ पे एड्स फैलने का चांसेस है। कौन से, मतलब जिसको अगर एक इन्फेक्टेड रहे और एक नॉर्मल रहे तो नॉर्मल वाले को भी यहां पर एड्स फैल सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसका वही कैसे होता है, हमारे WBC के ऊपर में अटैक करता है। WBC क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर के सोल्जर होते हैं, हमारे शरीर के सिपाही होते हैं। तो भाई ये जो वायरस आता है हमारे सिपाहियों को एकदम निपटा देता है और निपटाने के बाद में हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा कब्जा करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारा यहां पर ए। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्सिंग के उस पर बहुत आता है क्वेश्चन। ये बोल रहा है प्री टर्म बेबी मीन्स दैट न्यूबॉर्न। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, ऐसा बेबी जो है प्री टर्म है, ये किस बेबी को कहलाया जाता है। अब यहां पे आपको वर्ड समझने की जरूरत है, प्री टर्म क्या होता है। ठीक है, प्री टर्म माने क्या, प्री टर्म यानी कि समय से पहले। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे 9 महीने का जो यहाँ पे समय है, या फिर जो 8 महीने 28 दिन या फिर 9 महीने 2 दिन ऐसे करके जो प्रॉपरली है, बट इसमें ये जो यहाँ पे बच्चा है वो यहां पर बहुत पहले हो जाता है। तो बस आप लोग सर इसको तो प्री मैच्योर बेबी बोलेंगे, नहीं भाई प्री मैच्योर होता है लेकिन उसको हम लोग हिंदी में सतमासा भी कहते हैं, 7 महीने वाला। ठीक है, लेकिन प्री टर्म किसको कहेंगे, तो हमारे पास में 4 ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऐसा बच्चा जो क्या 37 हफ्ते के पहले पैदा हो गया है, या फिर ऐसा बच्चा जो कि 40 हफ्ते के पहले हो गया है, तीसरा जो कि 42 और चौथा जो कि क्या 47। तो अब आप लोग इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। ठीक है, तो 9 महीने में कितने हो गए, आप गिनिएगा, 9 महीने में हो गए आपके 36 हफ्ते। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक महीने का 4 वीक्स, तो 9 महीने कितना, 9 4 जा 36। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया आपका 36 हफ्ते। तो अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, चलिए मान ज्यादा सर 37 हफ्ते। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर कभी नीचे हो जाता है कभी ऊपर हो जाता है। तो भाई 40 हफ्ता माने क्या, डिलेड आ जाता है, ये माने कि एक्स्ट्रा डिलेड, और इतने में तो यहां पे फीमेल की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों सिचुएशंस हो गई, लेट लेट और लेट। लेकिन क्या मैंने यहां पे क्या बोला, समय से पहले, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉर्न बिफोर 37 वीक्स, माने क्या 9 महीने से पहले जन्म लेने वाला, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रीमेच्योर, यानी कि सतमासा भी कह सकते हैं, 7 महीने वाला या फिर 8 महीने वाला भी बच्चे यहां पे कहलाते हैं। ठीक है, ये जो होता है यहाँ पे इनको हम लोग प्री टर्म बेबी भी कहा जाता है, न्यू बॉर्न बेबीज को। अब इसमें क्या होता है, जो कि यहाँ पे ऐसा होता है, इनके शरीर में क्या होता है, इनके शरीर में कभी कभी किसी किसी न्यूट्रिएंट के यहाँ पे डेफिशिएंसी जो है वो पाई जाती, माने कि यहाँ पे उसकी जो मतलब बोलते हैं प्रेजेंस ही नहीं रहती न्यूट्रिएंट्स की, या बोलते हैं इम्यून पावर जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। कभी कभी ये भी होता है कि प्रॉपरली उनके हाथ पांव सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या, प्री टर्म बेबी। ठीक है, तो प्री टर्म बेबी क्या माने, जो कि 37 हफ्तों के पहले पैदा हुआ हो जाने वाला बच्चा, उसे हम लोग कहेंगे क्या, प्री टर्म बेबी। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए के साथ में आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे क्या बोल रहा है, दिस टर्म स्पेसिफिकली मीन्स दैट द बेबी इज नॉट completely mature to come out of the womb and
रिक्वायर्स मोर ग्रोथ। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है, बच्चा यहां पे प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ है गर्भ से बाहर निकलने के लिए, और यहां पे क्या आएगा, उसको और थोड़ा टाइम चाहिए है ताकि उसका क्या हो, ताकि उसका यहां पे जन्म जो है वो हो जाए। ठीक है, तो इसको हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए। इसका मतलब क्या, 37 हफ्ते के पहले वाले को हम बोलते हैं यहां पे प्री टर्म बेबी। ठीक है, चलिए छठवां नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है सिंप्लीफाइड, ठीक है, पार्टोग्राफ शुड बी यूज्ड। माने क्या कि एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा पार्टोग्राफ किसके लिए यूज होता है। पार्टोग्राफ का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। भाई पार्टोग्राफ का मीनिंग ऐसा होता है कि ऐसी शीट, एक ऐसा पेपर जिसपे सारे जो हमारी माताएं हैं जिनको यहां पर लेबर पेन जो है वो हो रहा है, या फिर जो लेबर के दौरान है, मतलब कि जिनको बच्चे को जन्म देना है, तो उसके लिए यहां पे उनकी जो रीडिंग्स है वो यहां पर मेजर करी जाती है। किसमें, वो कहते हैं हम लोग यहां पर पार्टोग्राफ में या फिर पार्टोग्राम में। ठीक है, ये क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा टूल होता है। स्टैटिस्टिक्स माने जो थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट, यहां पे इसमें हम लोग बनाते हैं ना स्टैटिस्टिक्स, हम लोग बचपन में देखते थे ऐसा कैसा, जो कि हम लोग यहां पे हमारे मैथ्स में बनाते ना ग्राफ, ऐसा वाला, ऐसा ऐसा ऐसा, उसको हम लोग फिर यहाँ पे अगर कलर भर देते थे, इसको ऐसा दूसरा दूसरा रंग दे देते थे, इसको ऐसे ऐसा बना दिए, कुछ भी करते जिससे हमको नापने में हेल्प होता था ना। तो ऐसे यहाँ पे ग्राम होता है, ग्राफ होता है, जिससे हमको यहाँ पे पता चलता है कि एक ऐसा है तो ऐसे से यहाँ यहाँ ऐसा, ऐसे टाइप से हमारे सबका अलग अलग ग्राफ बनता था। तो ये जो ग्राफ होता है स्पेसिफिकली माताओं के लिए होता है जो कि लेबर यहां पर देख रही हैं, जिनको यहाँ पे बच्चा डिलीवर करने का समय आ गया है। ठीक है, तो ये जो है ये ग्राफ उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो अब यहां बोल रहा है सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ शुड बी यूज्ड। अब चार ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फॉर एवरी फीमेल इन लेबर। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉर अ फीमेल एट रिस्क टू डेवलप अ कॉम्प्लिकेशन। माने क्या, पहला ऑप्शन क्या हुआ, बोल रहा है कि ऐसी माता जो सब लोग जो यहाँ पे लेबर को फेस कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे बच्चे को जन्म देने को है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉर अ फीमेल एट रिस्क टू डेवलप अ कॉम्प्लिकेशन। माने क्या, एक ऐसी महिला जो उसको यहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है, उसके लिए यहां पे ग्राफ बनाया जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑन द चॉइस ऑफ द नर्स। ठीक है, मानने की क्या, जो नर्स है वो अपनी मर्जी से बना देगी किसी के लिए भी। और चौथा क्या बोल रहे हैं यहां पे, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, अंडर गोइंग सिजेरियन सेक्शन, माने क्या, सी सेक्शन। तो या फिर चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनको यहां पे सी सेक्शन होने वाला, मतलब कि क्या, सिजेरियन सेक्शन, जिसको यहां पे बोलते हैं ऑपरेशन करके बच्चे निकालना। तो अब क्वेश्चन को फिर से दोबारा समझेंगे। बोल रहा है सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ, ठीक है, शुड बी यूज्ड, मतलब कि क्या, ये जो ग्राफ है किसके लिए बनना चाहिए, सभी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट है उनके लिए बनना चाहिए, या फिर ऐसी महिलाएं जिसको यहाँ पे कोई जो दिक्कत होने वाली है उसके लिए बनना चाहिए, या फिर जो नर्स है अपनी मर्जी से बना दे, या फिर ऐसा जिसको यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन करके बच्चा निकले। तो भाई ये वाला जो हमारा है जो ग्राफ है, ये किसके लिए बनता है, ये बनता है हमारा स्पेसिफिकली हर औरत के लिए जो कि यहां पर लेबर को है वो फेस कर रही है। क्यों, क्योंकि भाई नर्स जो है वो अपनी मर्जी से इसको नहीं बना सकती, डॉक्टर डिसाइड करेगा। फिर ऐसा कि भाई जो यहाँ पे महिला जिसको कोई दिक्कत होने वाली है उसका यहाँ पे ग्राफ नहीं बनता, उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट वाला पार्ट इंक्लूड हो जाता है। और तीसरा यहाँ पे जो हम लोग गलत ऑप्शन है क्या, वो बोल रहा है प्रेग्नेंट हो जिनकी यहाँ पे सर्जरी होएगी, सर्जरी होने पर उनको यहाँ पर लेबर का जो ग्राफ है वो नहीं बनाया जाता है। ठीक है, यहां पर सबके लिए बनाया जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हमको क्या मिल गया, जो कि ऐसी महिला जो कि सभी प्रेग्नेंट है, जो कि लेबर को फेस कर रही हैं, जिनको यहां पे दर्द शुरू होने को चांसेस हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बोल रहे हैं हमारे यहां पे अब पार्टोग्राम और पार्टोग्राफ इज अ कंपोजिट। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा,
पार्टोग्राम या पार्टोग्राफ, ठीक है, क्या है? ये कंपोजिट है, ग्राफिकल रिकॉर्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया ना ग्राफ बनता है उसका, तो ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ की डेटा, ठीक है। मैटरनल एंड फीटल माने क्या? यहां पे माता का, मैटरनल माने क्या? माता का, और फीटल माने क्या? बच्चे का, ठीक है। फीटल, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर एंटर्ड अगेंस्ट, ठीक है, टाइम ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर माने क्या? कि एक ऐसा ग्राफ, मतलब समझ लीजिए एक आपका यहां पे ऐसा, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे, ठीक है, जैसे आपका यहां पे ये ग्राफ है, ग्राफ में आपका यहां पे एक हो गया आपका एक्स वाला पार्ट और एक हो गया आपका वाई वाला पार्ट। तो अब यहां पे समझ लीजिए ये होता है आपका टाइम, मतलब कि कितने समय पे ये हुआ है, और यहां पे होता है हमारा क्या? लेबर किसको किसको आया, मतलब कि क्या यहाँ पे प्रेग्नेंटिंग होने वाले, यहाँ पे जो पेन वाला पार्ट है वो किसको किसको यहाँ पे आने की चांसेस आ गए, संभावना किसको किसको है, तो उसके खिलाफ ऐसा ग्राफ बनता है हर इंसान का, ठीक है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट किया जाता है। तो इस वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्टोग्राफ या फिर पार्टोग्राम, ठीक है। तो ये इसका हो गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा यहां पे सारी महिलाओं के लिए बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फ्रूड, ठीक है, एक फ्रूड थे यहां पर साइंटिस्ट हमारे, बोल रहे अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑपरेट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल्स, माने कि फ्रूड के मुताबिक ऐसा कौन सा हमारे हमारे पर्सनालिटी के अंदर, मतलब कि हमारे जो बोलते हैं ना व्यक्तित्व, इसके अंदर में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ऐसी कौन सी भावना है जिसके कारण से हमारे यहां पर रियलिटी का जो प्रिंसिपल है, रियलिटी का मतलब कि वास्तविकता का सिद्धांत हमको यहां पर पता चल सकता है। चार ऑप्शन क्या बोल रहा है यहां पे? पहले बोल रहा है आईडी, माने क्या? कि आइडेंटिटी, मतलब कि आप क्या हो, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहां पे? ईगो, माने कि आपके अंदर में बहुत ज्यादा ईगो है। मान लीजिए ईगो आप लोग ऐसे समझ लिए जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल कि अगर चलो इसके कॉमेडी में मैं आपको बताऊं तो ऐसा, मान लीजिए किसी का फ्यूनरल हो रहा है, ठीक है, किसी का यहाँ पे मतलब लास्ट रिचुअल हो रहे हैं, तो अब अगर मान लीजिए कोई मेरे उस पर नहीं आए तो मैं उसके में क्यों जाऊं, या फिर मान लीजिए इसने मेरे को यहाँ पे कुछ खाने को नहीं दिया तो मैं इसको क्यों दूं, मेरा ईगो भी है सामने में, मैं इसको बोलता ना अपना महानता शो करना, थोड़ा सा ईगो वाला पार्ट, तो यहाँ पे होता है ईगो, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है? सुपर ईगो, मतलब हद से ज्यादा ही, और चौथा क्या बोल रहा है यहाँ पे? भरोसा, ट्रस्ट। तो भाई यहां पे जो हमारे फ्लूइड थे उनके हिसाब से जो हमारे ऐसा कौन सी भावना थी जिससे हमको क्या रियलिटी, मतलब कि जो बोलते हैं ना एकदम वास्तविकता, हमको वो कैसे मिलती थी? तो वो हमको मिलती थी यहां पर ईगो के साथ में। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी को क्या होता था, आईडी को, इसीलिए जो फ्लूइड थे उन्होंने बताया आईडी को क्या होता है, झुठलाया भी जा सकता है। तो आईडी यहां पे हो गया गलत ऑप्शन। भरोसा, भरोसा भी उसको रियलिटी में नहीं आता, क्यों? क्योंकि भरोसे को भी यहां पे तोड़ा जा सकता था। और दूसरा जो तीसरा हमारा पार्ट था वो था हमारा सुपर ईगो, माने कि क्या ईगो तो है लेकिन सुपर ईगो भी कभी कभी यहां पर चीजों को रियलिटी को जो है वो नहीं बता सकता था। क्यों? क्योंकि जो है इंसान वो है अपना यहाँ पे ईगो वाला पार्ट है उसको और ज्यादा बढ़ा के दिखा सकता है, तो इसलिए सुपर ईगो भी हो गया गलत। तो ईगो हुआ उसका हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर, ईगो, ठीक है। चलो आगे देखा जाए क्या बोल रहा है, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड, ठीक है, ईगो इज दैट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, या फिर विच इज यूज टू डिटरमाइन द रियलिटी प्रिंसिपल, माने क्या वास्तविकता, रियलिटी वास्तविकता का सच्चाई या फिर वास्तविकता का सिद्धांत, है ना। उसको हम लोग कैसे पा सकते थे? उसको हम लोग पा सकते थे ईगो के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
अब हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है केजीएमयू में। ये क्या बोल रहे हैं हम पे, VDRL टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, ठीक है, माने कि एक ऐसा टेस्ट VDRL टेस्ट जो है ये किस लिए किया जाता है, किस बीमारी को पहचानने के लिए किया जाता है। तो मेरे पास चार ऑप्शन कौन सा है, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड फीवर और चौथा क्या है, डिप्थेरिया। ठीक है, गोनोरिया क्या है, ये होती है हमारी एक तरीके से एसटीडी, ठीक है, बैक्टीरियल एसटीडी गोनोरिया। सिफिलिस वायरल एसटीडी, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से ये चीज होती है हमारी यहाँ पे, ये है इम्यून डिसऑर्डर, तो यहाँ पे टाइफाइड आ गया, ये भी हो गया। चौथा क्या यहाँ पे डिप्थेरिया, ये भी क्या आ गया आपका इम्यून डिसऑर्डर आ गया यहाँ पे। तो बोल रहा है क्या, VDRL टेस्ट को किसके जांच के लिए करा जाता है, तो यहां पे गोनोरिया के लिए नहीं होता, यहां पे उसका अलग टेस्ट होता है, गोनोरिया गलत हो गया। ठीक है, सिफिलिस, सिफिलिस है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जो सिफिलिस है ये क्या एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचार रोग। ठीक है, यहां पर ये जो वायरस है यहां पे बहुत ज्यादा पाया जाता है सिफिलिस केस में, और यहां पर जो इस टेस्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं ताकि हमको पता चल जाए क्या सिफिलिस किसी इंसान को है या नहीं। ठीक है, तो सिफिलिस उसका करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन आओ देखा जाए अगली स्लाइड में क्या लिखा है। यहां बोल रहा आंसर बी है, बोल रहा है द वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, फुल फॉर्म तो हमको पहले बार में मिल गया सामने में, क्या है, ये हो गया आपका VDRL। ठीक है, वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी। ठीक है, ये जो टेस्ट है VDRL टेस्ट, ठीक है, इस क्या ये है ब्लड टेस्ट, इट इज अ ब्लड टेस्ट फॉर सिफिलिस एंड रिलेटेड टू नॉन वेनरल ट्रिपनोमेटोसिस। ठीक है, ट्रिपोनमेटोसिस, ठीक है, ट्रिप्नोमेटोसिस यहां पे नॉन वेनरल ट्रिप्नोमेटोसिस के लिए भी यूज होता है। दैट वाज डेवलप्ड बाय, किसने बनाया था यहां पर, द इपोनिमस यूएस लैबोरेटरी। इपोनिमस यूएस लैबोरेटरी ने इसको यहां पे बनाया था, कहां पर था, अमेरिका में था, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स में कहां था, ये चीज आपकी हुई थी कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो यहां पे एपोनिमस यूएस लैबोरेटरी में ये चीज जो थी, इसको जो मतलब प्रॉपरली जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, जो डायग्नोसिस वाला पार्ट है, यहां पे इसको इस यूनिवर्सिटी के साथ में डेवलप किया गया था। ठीक है दोस्तों, नौवां क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच बोन, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। ठीक है, अब चार ऑप्शन हमारे पास दे रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको यहां पर नहीं बना वो लोग क्या करे, वो लोग चुल्लू भर पानी ले ले उसमें डूब जाएं। क्यों, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कॉलर बोन। हम सब ने हमारे 11वीं 12वीं के बायोलॉजी के क्लास में इस चीज को पढ़ा हुआ है कि भाई जब हमारा, समझ लीजिए यहां से हमारा हार पिंजर आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके आपके यहाँ पे रिब केज रहती है बहुत सारी, फिर यहाँ पे आपका पेल्विस का स्ट्रक्चर रहता है, फिर यहां से आपके यहाँ पे दो टांगे आती है, ठीक है, और यहां से आपके दोनों हाथ आते हैं, ऐसे टाइप का यहाँ पे केज रहता है ना। बोल रहा है कि बोल रहे हैं यहाँ पे जो कॉलर बोन है, ठीक है, ये कॉलर बोन किसको बोलते हैं, इस बोन को, ये जो हमारी हड्डी रहती है इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। इस बोन को क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, इस करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में आएगा क्लेविकल। क्यों, क्योंकि इस बोन को, जिस कॉलर बोन है, इसका असली नाम क्या होता है, क्लेविकल, जिसको हम लोग ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं। ठीक है, स्कैपुला जो होती है ये होती है हमारे कहां पर, हैंड्स और लेग्स में पाई जाती है, तो स्कैपुला जो है वो क्रॉस हो गया। ठीक है, रेडियस, रेडियस हमारे हाथ की यहां ऊपर की हड्डी को बोलते हैं, ठीक है, रेडियस भी हो गया गलत। या ह्यूमरस, ह्यूमरस माने क्या, ये हमारे होती है थाई के पास में हमारी बोन होती है, फीमर बोन, उसके पास में ह्यूमरस जो है वो पाई जाती है, और कानों के पास में पाई जाती है, तो ह्यूमरस भी हो गया गलत। ठीक है,
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा क्लेविकल। क्लेविकल माने क्या, कॉलर बोन, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं ब्यूटी बोन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग आपकी चीजों को बना देते हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने आपको बता देता हूं। दोनों में क्या है, दोनों में सीसी कॉमन है। कॉलर माने क्या, क्लेविकल, सी और सी। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आए आपको क्लेविकल के साथ में ही आगे बढ़ना है। ठीक है, यहां पे आपका जो रेडियस वाला पार्ट है आपके हाथ में आएगा। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहे हैं, क्लेविकल इज दैट बोन विच इज नोन एज द कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। ठीक है, इट इज फाउंड बिलो द नेक, माने क्या, गले के नीचे में पाई जाती है। दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है कोप्लिक स्पॉट्स सिम्टम इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, बोल रहा है कि एक ऐसे यहां पे स्पॉट है। ठीक है, किसको बोलते हैं हम लोग, यहां पे क्या नाम दिया है, कोप्लिक स्पॉट। तो बोल रहा है ये जो स्पॉट है, ये जो सिम्टम आते हैं, ये किसके साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन कौन सा है, मीजल्स, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, या फिर चौथा है हमारे पास में कौन सा, पर्ट्यूसिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा यहां पे होना चाहिए कौन सा, मीजल्स। ठीक है, मीजल्स, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट्स हैं, ये क्या होते हैं, थोड़े से व्हाइट, थोड़े से ग्रेइश टाइप के ऐसे ना इन्फ्लामेटरी स्पॉट्स होते हैं। कहां पर होते हैं, ये आपको कहीं पर भी जहां पे बहुत ज्यादा इनएरोबिक वाला पार्ट है, मतलब जहां पे ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम मात्रा में पहुंचती है, तो ये जो है यहाँ पे आपको स्किन के ऊपर में दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लामेशन वाला पार्ट भी आ जाता है। तो यहाँ पे मीजल्स जो है हमारी बीमारी, इस पे ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है। यहाँ पे रैश जो है उसका डेवलप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारे यहाँ पर मीजल्स। अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसकी रामकथा में बोल रहा है कि कोप्लिक स्पॉट्स आर हाईली कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, फिर हाईली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, ठीक है, प्रोड्रोमल फेज ऑफ मीजल्स। ठीक है, माने क्या, मीजल्स का एक यहां पे फेज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्रोमल फेज। माने क्या, जब यहां पर मीजल्स हो चुका रहता है, उसके यहां पे बहुत ज्यादा हद तक जब बढ़ जाता है, तब यहां पर ये चीजें जो है वो सामने दिखती है। ठीक है, प्रोड्रोमल फेज ऑफ द मीजल्स। ठीक है, एंड कैन ऑफन बी identified before the onset of the rash। माने क्या, जब रैश आने रहता है उससे पहले यहां पर चीजें हमको जो है देखने मिलेगी। ठीक है, since they were originally described in 1896, माने क्या, इसको 1896 में पाया गया था, ढूंढा गया था, फिर खोजा गया था। ठीक है, these, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मिलिनेट्रिक। ठीक है, दीज मिलिनेट्रिक एरिथमेटस व्हाइट और ग्रे स्पेक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, व्हाइट और ग्रे स्पेक्स रहते हैं। ठीक है, ऑन द बक्कल म्यूकोसा हैव बीन रिगार्डेड एज अ नॉन पैथोजेनिक फीचर ऑफ मीजल्स। ठीक है, माने क्या कि हमारा जो हमारा बक्कल म्यूकोसा रहता है, माने कि हमारे बक्कल कैविटी में उसका जो म्यूकोसा वाली जो पार्ट आती है, वहां पर इस चीज का रैश देखा जाएगा, व्हाइट और ग्रे टाइप का स्पॉट्स जो है वो उसमें देखने को मिलते हैं। एकदम आसान शब्दों में वहां पे व्हाइट और ग्रे टाइप के स्पॉट्स देखने, कब देखने मिलते हैं, जब वहां पर रैश जो है वो उसको नहीं पाया जाता है। लेकिन क्या होता है, ये भी आपको बहुत ज्यादा पेन कराते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट। क्यों, कॉप्लिक्स जो थे यहां पे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको यहां पर ढूंढा था। कब ढूंढा था, 1896 में।
ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है हमारा यहां पे, केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, रिलीज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज आर कॉल्ड। माने क्या कि क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन यहां पे तीन ही ऑप्शन दिए हुए, चौथा ऑप्शन को आप यहां पे अपने हिसाब से लगा सकते हैं। चौथा ऑप्शन को मैं यहां पे लगा देता हूं, कौन सा, नोटा यानी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अब यहां पे चार ऑप्शन आपके पास में है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या एक ऑर्गेनिज्म से रिलीज होता है और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर मानने के उसके बर्ताव को चेंज कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, मतलब कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने इस केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करके दूसरे के बर्ताव को यहां पर चेंज कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास में चार ऑप्शन कौन से हैं, ठीक है। यहां पे बोल रहा है इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है, माने क्या उसी के स्पीशीज के बर्ताव को चेंज कर देगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एक इंसान हूं, ठीक है, मान लीजिए कि मैं इंसान ही हूं, तो यहां पे मैं इंसान हूं, अगर मेरे से कोई से केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुआ जो कि मेरे जैसे किसी एक और इंसान को यहां पर उसके बर्ताव को बहुत ज्यादा चेंज कर दे रहा है, तो उस केमिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। हमारे पास में यहां पे चार ऑप्शन कौन से हमारे पास में है, क्या, फेरोमोन, इंसुलिन, एंड्रोजन और नन ऑफ द अबव। तो अब आपको अगर मान लीजिए कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसा करिए कि भाई इंसुलिन जो है ये तो आपके क्या करता है, आपके शुगर के लेवल को यहां पर मेंटेन करता है, कहां से आता है, पेनक्रियास से आता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये किसी के दूसरे के बर्ताव को चेंज तो नहीं करता, ठीक है। तो इंसुलिन हो गया यहां पे गलत ऑप्शन। अब एंड्रोजेंस, ठीक है, एंड्रोजेंस जो है यहां पर ये होता है आपके मेल के यहां पे स्पेसिफिकली किसमें, थोड़ा सा सेक्सुअल बिहेवियर में आपके यहां पे इसको प्रोडक्शन में, टेस्टिस के स्पर्म्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो एंड्रोजेन से यहां पर मिलकर बनता है। तो ये भी हो गया गलत, तो अभी ये दोनों गलत हो तो ये भी गलत होएगा। तो बचा हमारे पास में क्या, बच गया हमारे पास में फेरोमोन, ठीक है। तो फेरोमोन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से रिलीज होता है जिसके कारण दूसरे वाले ऑर्गेनिजम्स के यहां पे बिहेवियर में चेंज आता है। क्यों, क्योंकि ये जो रहता है केमिकल ये दूसरा क्या डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर में अटैक करता है, आपको थोड़ा सा साइकेट्रिक इफेक्ट देता है, जिससे आपको यहां पे क्या होता है, आपका बर्ताव जो है वो बदल जाता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ा जाए, क्या बोल रहा है, बोल रहा है फेरोमोन इज दैट केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, विच इज रिलीज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ other organisms and it mainly act on the nervous system of other organism, ठीक है। माने कि क्या, ये जो है यहां पर एक ऑर्गेनिज्म से रिलीज होता है जो कि हमारे डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, किसके, दूसरे ऑर्गेनिज्म के, किसमें, अलग अलग स्पीशीज नहीं, सेम स्पीशीज के ही दूसरे ऑर्गेनिज्म पे यहां पे जो केमिकल है वो असर करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। 12 क्वेश्चन आया है दोस्तों, क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच टैबलेट इज गिवन अंडर, ठीक है, डीवर्मिंग प्रोग्राम, ठीक है। माने कि ऐसी कौन सी टैबलेट है, ऐसी कौन सी गोली है, ऐसी कौन सी दवाई है जो कि डीवर्मिंग प्रोग्राम के दौरान पे दी जाती है, ठीक है। हमारे पास में पहला ऑप्शन क्या है, पैरासीटामोल, दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे रेवोटेस, तीसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, एमॉक्सिसिलिन, चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास में एल्बेंडाजोल, ठीक है। अब देखो पहले हमको समझना चाहिए कि डीवर्मिंग प्रोग्राम क्या होता है। डीवर्मिंग प्रोग्राम क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे शरीर में बहुत सारे टाइप के वर्म्स जो है वो बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि टेप वर्म हो गया या फिर अलग जिसको आप आसान भाषा में क्रीमी कहते हैं,
ऐसे टाइप के वर्म्स, और साथ साथ में यहाँ पे आपके क्या होता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह भी हो जाती है, और आपके अलग अलग वर्म्स आपको और ज्यादा बाहरी तरीके से भी एक्ट कर जाते हैं। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पर ठीक करने के लिए जो मतलब यूज होती है वो कौन सी गोली है। अब भाई आप देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल यहाँ पे गलत ऑप्शन होएगा। क्यों? क्योंकि पैरासीटामोल जो है वो क्या करता है, यहाँ पे आपके बुखार को कम करता है, आपके सर दर्द को या पेट दर्द को, जो भी आपको दर्द है उसको कम कर देता है। तो पैरासीटामोल तो होगा गलत। ठीक है, रेवोटैस जो है ये आपके यहाँ पे क्या करेगा, आपके इम्यूनिटी को थोड़ा सा बढ़ा देगा, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन क्या है, एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन की आई हुई एक डेरिवेटिव जो कि क्या है, एंटीबायोटिक है। ये आपके सारे ऑर्गेनिजम्स को निपटा देगी, चाहे अच्छे वाले हो चाहे बुरे वाले हो। ठीक है, तो यहां पर ये भी हो गया गलत। चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या जाए, एल्बेंडाजोल। क्यों? क्योंकि ये है एंटी फंगल कैटेगरी में आती है ये दवाई, ये गोली। तो क्या करेगा, इससे यहां पर फूड पॉइजन मतलब कि कोई भी जो कृमि वाला जो डीवर्मिंग वाला पार्ट है वो यहां पे इससे ठीक हो जाएगा, टेप वर्म और दूसरे वर्म्स भी मारे जाएंगे, और फूड पॉइजनिंग वगैरह की केसेस में भी ये जो है वो हेल्प होता है। तो इसको आप यहां पे कैसे याद रखोगे, अजोल। ठीक है, इसमें पीछे में क्या लिखा है, जोल। जोल माने क्या, यहां पे फंगस को ठीक करने वाला, और डीवर्मिंग क्या करेगा, यहां पे फंगस क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो जोल माने क्या, डीवर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, एल्बेंडाजोल के साथ में स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोल रहा है यहां पे, दिस टैबलेट बिलोंग्स टू द एंटी फंगल कैटेगरी एंड इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस लाइक इन अ प्रोग्राम नोन एज डीवर्मिंग प्रोग्राम। माने क्या, यहां पे वर्म्स को मिटाने वाला काम। चलो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आया है, बोल रहा है मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्लूड, यानी कि क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हमारे यहां पे इंट्राक्रेनियल, क्रेनियल क्या होता है, यहां पे एक तरीके से क्रेनियम। क्रेनियम माने क्या, ब्रेन बॉक्स, जो स्कल रहता है ना, स्कल के पिछले हिस्से को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्रेनियम। तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्रेनियम, क्रेनियम से मिलता जुलता वर्ड क्या है, क्रेनियल। जैसे क्या होता है, मेनिंजेस होता है ना, प्रेशर होता है, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, माने कि जो आपके यहाँ पे हड्डी पे जो प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे उसका मतलब जो मेथड है वो कौन सा है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, एडमिनिस्टरिंग मैनिटल। दूसरा बोल रहा है यहाँ पे एडमिनिस्टरिंग हाफ स्ट्रेंथेड सलाइन, माने क्या, हाफ मतलब कि थोड़ा कम, मतलब मीडियम पावर वाला यहाँ पे नमक पानी। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपेंडर्स माने क्या, कि ऐसा जो कि आपके प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ा देगा, जो खून का है। या फिर चौथा, ठीक है, रिड्यूस द नंबर ऑफ, ठीक है, ब्रेथ्स इन वेंटिलेशन या फिर वेंटिलेटर। अब यहां पर आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ठीक है, बोल रहा है मेडिकल मैनेजमेंट फॉर, ठीक है, इंक्रीज्ड माने क्या, बढ़ा हुआ है, इंक्रीज, नॉर्मल नहीं, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, बढ़े हुए प्रेशर को कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग यहां पे नमक पानी जो कि आधा बड़ा वाला है उससे ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, आपका यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है उसको चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया गलत। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे क्या बोल रहा है, एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। अब भाई आप मान लीजिए आपका यहाँ पे वॉल्यूम है ब्लड का, अगर उससे प्लाज्मा को ही वॉल्यूम को एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, ठीक है, जो कि उससे सबसे ज्यादा वाला पार्ट रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, उससे ब्लड का जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, दबाव जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या बोलेगा, रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन वेंटिलेटर,
यहां पे अगर ब्रेड को करेंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होएगा। क्यों? क्योंकि खून को यहाँ पे हार्ट जो है उसको बहुत ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा किसी चीज को पास करने के लिए। तो हमारे पास में ऑप्शन ए कौन सा बचा? एडमिनिस्टर मैनिटल। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैनिटल क्या है? एक ऐसा शुगरी वाला पार्ट है जिससे क्या होगा, आपका जो खून का जो है यहाँ पे मूवमेंट जो है इंट्राक्रेनियल पे, वो जो है वो यहाँ पे डाउन करेगा। उसकी प्रॉपर्टी है ये चीज को डाउन करने वाला पार्ट। तो यहां पे क्या होएगा? इसका आंसर होएगा एडमिनिस्टर मैनिटल। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में आगे देखा जाए। बोल रहा है मैनिटल इज अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, उसके बाद में यूज्ड एज अ, ठीक है, स्वीटनर एंड मेडिकेशन। ठीक है, अब इट इज यूज्ड एज अ लो कैलोरी स्वीटनर as it is poorly absorbed by the intestine। ठीक है, यहां पे क्या होता है? इंटेस्टाइन से ये ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होता है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है? एडमिनिस्ट्रिंग दिस इनटू द बॉडी विल हेल्प इन लोअरिंग डाउन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, जो शुगरी सब्सटेंस है इसको स्वीटनर के लिए अल्कोहल की तरह यहां पर यूज करते हैं, जो कि क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब सर के ऊपर जो यहाँ पे दबाव हमको पड़ता है स्कल में, जैसे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, तो इसको यूज करने के बाद में हमारा जो पार्ट है वो इजिली डाउन होता है, हमको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है ना। चलो इसको याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? बोल रहा है 5, ठीक है, क्लीन practices under strategies for elimination of, ठीक है, neonatal tetanus includes all except। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इतना लंबा होता है, बच्चे लोग पहले क्वेश्चन का आधा भाग पढ़ते पढ़ते ही भूल जाते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं यहां पे कि 5 क्लीन प्रैक्टिसेस, ठीक है, ऐसी क्लीन प्रैक्टिसेस जो कि 5 है, एक भी नहीं 5 है। ठीक है, 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटेजीज फॉर, ठीक है, स्ट्रेटेजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टेटनस। ठीक है, माने कि क्या? नियोनेटल टेटनस को यहां पे हटाने के लिए, नियोनेटल टेटनस, टेटनस बोलते हैं टेटनस का इंजेक्शन, जो टेटनस का जो इन्फेक्शन है उसको यहां पे हटाने के लिए जो 5 क्लीनिंग वाली प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, उसमें सब इंक्लूड होता है एक्सेप्ट, ठीक है, माने कि कौन सा है जो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन कौन से बोल रहा है? क्लीन सरफेस ऑफ द डिलीवरी, ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं यहां पे? क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहां पे? न्यू ब्लेड फॉर द कॉर्ड कटिंग, चौथा यहां पे क्या बोल रहे हैं? क्लीन एयरवेज। तो भाई अब आप यहां पे समझिए कि आपको टेटनस के इन्फेक्शन को यहां पर रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? आप क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में समझिएगा। समझ लीजिए किसी को टेटनस हो गया है, ठीक, टेटनस को उसका इंजेक्शन लगवाना है, तो वो जो इन्फेक्शन है उसको यहां पे कैसे साफ किया जा सकता है? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारे यहां? पहला ऑप्शन बोल रहे हैं यहां पे क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, माने क्या? जब आप उसको इंजेक्शन देंगे तो अब वहां पे देखते हैं ना नर्स लोग कुछ साफ करते हैं, अल्कोहल स्पिरिट लेके साफ करा जाता है, तो वो क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहां पे? क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडर, माने क्या? जो उसको अटेंड कर, जो नर्स अटेंड कर रही है उसको, उसके हाथ भी साफ होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहे हैं यहां पे? न्यू ब्लेड, ठीक है भाई, बिल्कुल साफ ब्लेड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मतलब कंटामिनेट हो जाती तो यहाँ पे टेटनस जो है वो और बढ़ जाता। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एयरवेज, क्लीन साफ हवा। तो भाई हमारे यहां पर अगर हवा जो है वो साफ होगी तो भी उसका क्या फायदा? क्यों? क्योंकि वो जो एयर है वो इंफेक्शन को रिड्यूस थोड़ी ना कर रही है, वो तो सिर्फ वहां पे जाके लग रही है, वहां पे उसके जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे आके थोड़ा सेटल आउट हो जा रहा है। तो यहां पे साफ हवा जो है वो इजिली उस पर काम नहीं करेगी। ये उसके सारे 5 प्रैक्टिसेस में से 3 प्रैक्टिसेस का नाम है। ठीक है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन ये नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? साफ हवा। साफ हवा जो है हमको यहाँ पे अच्छा एनवायरमेंट तो दे देगी, है सब कुछ करेगी, लेकिन
टेटनस के इन्फेक्शन को यहां पर नहीं रोकेगी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो गया हमारा करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इसका, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे वही बोल रहा है, क्लीन एयरवेज विल नॉट सपोर्ट द कंडीशन बिकॉज क्लीन एयर विल नॉट बी एबल टू किल दी टेटनस इन्फेक्शन। माने क्या, यहां पे साफ हवा जो है वो उसकी इन्फेक्शन को नहीं बढ़ाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ा जाए। 15वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ESR इज, यानी कि ESR का यहां पे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगा। ठीक है, पहला क्या है हमारे यहां पे इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, माने इलेक्ट्रोलाइट का यहां पे डिपोजिशन होना। दूसरा एंजाइम सिंथेसिस रेट, नहीं भाई एंजाइम सिंथेसिस नहीं होते हैं। तीसरा हमारे पास में क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। हाँ भाई, करेक्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। माने क्या, हमारे शरीर के एरिथ्रोसाइट माने आरबीसी जो है हमारे यहाँ पे कैसे डिपॉजिट होते हैं, उसका रेट मतलब किसी स्पीड, वो है वो हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे वही बोल रहा है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR इज एन, ठीक है, एक्सपेंडेड ब्लड टेस्ट दैट कैन शो इफ यू हैव inflammation in your body, in your immune system's response to injury, infection and many types of conditions. ठीक है, including immune system disorders, certain cancers and blood disorders. Erythrocytes are RBC. ठीक है, करेक्ट है। चलिए 16वां क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है, बेगेसोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑफ, ठीक है, द लंग्स कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ। माने क्या, एक ऐसा डिजीज है बेगोसिस जो क्या लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, किस चीज की इनहेलेशन से, मतलब किस चीज की, सांस लेने से, यानी कि रुई, यहां पे जूट, तीसरा यहां पे गन्ने के यहां पे धूल, और चौथा क्या है यहाँ पे कोयला। ठीक है, तो भाई ये जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे शुगर केन डस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि शुगर केन में यहाँ पे एसिड ऐसे टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी अगर आपने यहाँ पे सांस ले ली तो यहाँ पे आपको ये वाला यहाँ पे इंफेक्शन जो है वो चांसेस फैल सकते हैं। ठीक है, यहां पे शुगर वाले पार्ट के साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे बोल रहा है इज एन एयरबोर्न डिजीज, मतलब कि हवा के माध्यम से है, कॉज्ड बाय दी, ठीक, इसको छोड़िए, यहां पे आगे बोल रहा है यहाँ पे केमिकली बैगनेसिस इज कंप्राइज्ड ऑफ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4% एश। इसको देखिएगा यहां पे बोल रहा है 4% राख, 4% एश एंड 2% प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को यहां पे इनहेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे क्या बोल रहे हैं यहां पे, द पोर्शन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बाकी का सेल्यूलोज होता है, एंड वेरियस अदर कॉम्प्लेक्स प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 17वां क्वेश्चन यहां पे दोस्तों क्या बोल रहा है, अ ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एड्स इज, यानी क्या, एक ऐसा ड्रग जो कि यहां पे क्या बच्चे लोग के एड्स में, पीडियाट्रिक एड्स को यहां पे यूज करने में, मतलब ठीक करने में होता है, ड्रग यूज टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एड्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोकेन पेनिसिलिन, माने क्या, एक ऐसा एंटीबायोटिक वाला पेनिसिलिन जो कि यहाँ पे उसको नंब कर दे। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेविट्रिपिन, नेविरिपिन। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एजिथ्रोमाइसिन। चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओजेल्थ्रिमवीर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या पे क्या होएगा, नेविरिपिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो ड्रग है यहां पे उसकी इम्यूनिटी को जो है वो ठीक ठाक दोबारा से कर देगा।
ठीक है, एलिमिनेट द डेवलपमेंट ऑफ द वायरस। 18वां क्वेश्चन यहां पे दोस्तों क्या बोल रहा है, विच इज नॉट अ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, माने क्या कि आइस पैक, ठीक है, आइस बैग, कोल्ड कंप्रेशन, और चौथा क्या है यहां पे, आइस क्रेडल। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कौन सा है जो कि यहां पे ड्राई कोल्ड को यहां पे एप्लीकेशन में यूज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर कोल्ड कंप्रेशंस। ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन जो है यहां पे कभी भी इसको जो आपका जो बोलता है ना कि ड्राई वाला जो ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन उस पर इजिली यूज नहीं होता है। बाकी तीनों में आइस 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 है, तीनों यूज होंगे। यहां पे वही लिखा हुआ है। 19वें क्वेश्चन में आते हैं, द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन टू अ बेबी। ठीक है, माने कि क्या कि हेपेटाइटिस बी का यहां पे पहला डोज जो है वो बेबी को कब दिया जाता है। तो भाई ये जो उसका जो डोज है ये उसको जन्म के समय भी दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है हमने सर देखा हुआ है पहले की जगह पे भी, बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपको इस चीज पे फोकस रखना है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं। ठीक है, बोल रहा है इट इज गिवन टू बर्थ ऑफ अ बेबी एज टू इंश्योर दैट द वायरस शुड नॉट डेवलप, ठीक है, डेवलप इनसाइड द, या फिर उसको डेवलप की जगह कोलोनाइज ना होए। चलिए दोस्तों, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द बर्न असेसमेंट इज डन बाय द रूल ऑफ, माने क्या ऐसा जो है हमारा बर्न असेसमेंट जो है वो कौन से रूल से यहां पे देखा जाएगा। ऑप्शन क्या है, 6, 5, 9, 14। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे रहेगा इसका करेक्ट आंसर वो है 9। ठीक है, जो 9 रहेगा, 9 का जो परसेंटेज है यहां पर इसको जो है रूल इसका देखा जाता है। बर्न का मतलब कि कितना गहरा जला हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर है 9। आगे पढ़ा जाए, इसमें क्या बोला है, द साइज ऑफ बर्न कैन बी क्विकली एस्टिमेटेड बाय, ठीक है, यूजिंग द रूल ऑफ 9। ठीक है, दिस मेथड डिवाइड्स बॉडी सरफेस इनटू परसेंटेज, मैंने क्या परसेंटेज में बांट देता है। ठीक है, द फ्रंट एंड बैक ऑफ द हेड, माने कि सामने और पीछे का जला, ठीक है, एंड नेक इक्वल्स 9% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे केजीएमयू के आने वाले सारे प्राइम क्वेश्चंस, और इसके अगले पार्ट में भी मैं आपके पास लेके आऊंगा और ऐसी प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, थैंक यू।